जमीन विवाद, आज हर दूसरे घर में जमीन विवाद चल रहा है, दो भाइयों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, ये प्लाट मेरा है, ये जमीन मेरी है। और उसी विवाद के चलते उन दोनों के बीच में होती है जी लड़ाइयाँ। और जब उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर बाकी के जो लोग हैं वो हो जाते हैं तंग। बाकी के लोग कौन? मोहल्ले के जो लोग हैं, पड़ोस के जो लोग हैं, वो तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई इनका तो है ना आए दिन का काम है, ये तो आए दिन इस प्लाट के लिए लठ उठा के खड़े हो जाते हैं, पत्थर उठा के खड़े हो जाते हैं। और मोहल्ले के लोगों को करते हैं 1-1.5-2 घंटा हर रोज परेशान। खैर कुछ को तो मजा भी आता होगा, अरे वाह आज फिर पड़ोस में लड़ाई हो रही है, देखेंगे भाई, है ना, फिल्म देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में उसको मजा नहीं बोलते हैं, उसको भाई परेशान होना ही बोलते हैं। अब उनके पर्सनल मैटर से बाकी के लोग परेशान हो रहे हैं, अब उनके पर्सनल मैटर से बाकी के लोग परेशान ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो ये जिम्मेदारी बनती है उस एरिया के एसडीएम की। तब एसडीएम साहब उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे, यही चीज बताई गई आपकी सीआरपीसी सेक्शन 145 से लेके 148 तक। देखिए 145 क्या कहता है, प्रोसीजर, क्या प्रोसेस होगा, वेयर डिस्प्यूट, जहां पे डिस्प्यूट है, कंसर्निंग किसके संबंध में, लैंड और वाटर, जहां पे पानी और जमीन का विवाद चल रहा है, इज लाइकली टू कॉज बीच ऑफ पीस, और उनकी वजह से क्या हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, आस पड़ोस के लोग तंग हो सकते हैं। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या एक्शन लेंगे? तो 10 तरह की बात कहता है। पहली बात यह कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को सूचना मिलती है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी प्राइवेट बंदे से, किसी भी थर्ड पर्सन से, कि हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं और उनका कोई प्लाट का मसला चल रहा है, दो भाई हैं या फिर दो पड़ोसी हैं या फिर दो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में था और उनका मसला चल रहा है ए और बी के बीच में कि ये मेरा है, ये मेरा है, और आए दिन हमको परेशान करते हैं। या फिर पुलिस रिपोर्ट पे कि किसी पुलिस वाले ने कोई ऐसी रिपोर्ट सबमिट करवाई है, किसको? एसडीएम साहब को। ये चीज ध्यान में रखना, एसडीएम साहब को, उस एरिया के एसडीएम साहब को, कि इन लोगों का है ना ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए लैंड और वाटर लिख रखा है ना, यानी कि लैंड का मतलब कोई भी चीज जो जमीन पे बनी हुई है, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं लेके जा सकते। घर हो गया, दुकान हो गई, फ्लैट हो गया, जहाँ पे हम रहते हैं, कोई अपना कोई ऐसी दुकान हो गई, कोई ऐसा शोरूम हो गया, इसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, यानी कि इसको लैंड में काउंट करते हैं। वाटर मतलब तालाब, कोई भी पॉन्ड हो गया, ठीक है, या फिर कोई पानी के अंदर कोई ऐसा मछली पालन कर रहा है, वो चीज होगी। अगर उसके बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है कि इसके ऊपर मेरा हक है, इसके ऊपर मेरा हक है, और इनकी हो रही है लड़ाइयां, और इनकी लड़ाई से मोहल्ले के लोग हो रहे हैं परेशान, तब पुलिस की रिपोर्ट पे या किसी और बंदे ने ऐसी सूचना भेजी है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एसडीएम साहब क्या करेंगे, इनके पास में सम्मन भेज देंगे। सम्मन भेज देंगे किसके पास में? ए के पास में, बी के पास में भी, कि भाई तुम दोनों है ना, तुम्हारा जो ये मसला है, तुम जाके सिविल कोर्ट में अपना ये मसला हल करो, पर शांति से हल करो, मेरे को ये हल्ला नहीं चाहिए, मेरे को मेरे एरिया में शांति चाहिए, और तुम दोनों उस दिन मेरे सामने पेश हो जाना। किस दिन? जो सम्मन के अंदर तारीख लिखी होगी, आने वाली 7 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को, तुम दोनों पेश हो जाना। और साथ में जो तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है ना, क्यों, क्या डिस्प्यूट चल रहा है, किस प्लाट को लेके चल रहा है, किस दुकान को लेके चल रहा है, वो चीज लिख के लेके आना। और जिसके पास में एविडेंस हो वो एविडेंस भी जरूर लेके आना। और एक्चुअल में उसके ऊपर कब्जा किसका है, जिसके पास में वो पेपर है तो पेपर भी साथ में लेके आना, ताकि मैं देख सकूं कि एक्चुअल में वो एग्रीमेंट किसके पास में, किसके नाम का एग्रीमेंट है, किसका उसके ऊपर पोजेशन है, वो चीज मैं देख के फिर डिसाइड कर सकूं कि वो कब्जा है किसका, ताकि तुम्हारा डिस्प्यूट कुछ टाइम के लिए हल हो जाए। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरे एरिया में शांति चाहिए, ऐसा सम्मन उसके पास भेज देगा। दूसरी बात ये बताता है कि लैंड और वाटर कहते किसको है, वो चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। लैंड यानी कि अपनी जमीन, इसके ऊपर कोई ऐसी बिल्डिंग बनी, कोई घर बना है, कोई फ्लैट बना है, उसको हम लैंड ही कहेंगे। वाटर कोई भी तालाब हो गया, कोई भी ऐसा जहाँ पे मछली पालन हो रहा है, या जहाँ पे मछली पालन नहीं भी हो रहा है लेकिन तालाब है तो वो भी पानी है, तो उसके बीच में अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है। तीसरी बात ये कहता है कि उस सम्मन की एक कॉपी ए के पास भेज देगा और एक कॉपी बी के पास भेज देगा। ए और बी का मतलब समझ गया ना, यानी कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टियों के पास क्या भेज देगा, उस सम्मन की कॉपी भेज देगा। भाई एक तेरे पास और एक तेरे पास, सम्मन मान लो, ऑर्डर मान लो, ऑर्डर ही है, ठीक है भाई, तेरे को उस तारीख को मेरे पास हाजिर होना और तेरे को भी उस तारीख को हाजिर होना, और तुम दोनों के पास में ये चीज तो देखो यहाँ बताई दी थी मैंने, और लिख के देगा, ऑर्डर भेज देगा कि तुम्हारे पास जो भी एविडेंस हो साथ में लेके आना, और कोई ऐसा गवाह वो भी साथ में लेके आना, ताकि ये डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके, ठीक है। और किस दिन पेश होना वो सारी चीज हो ही जाएगी। और जिस चीज पे वो डिस्प्यूट चल रहा है, मान के चलो इस जमीन के टुकड़े पे चल रहा है, तो यहाँ पे उस ऑर्डर को चिपका दिया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता लग जाए कि इस जमीन के ऊपर ये क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अगली बात ये कहता है कि सम्मन भेज दिया, सम्मन भेजने के बाद आएंगे वो दोनों पार्टी आएंगे, यानी ए और बी दोनों आएंगे, किसके सामने आएंगे, एसडीएम साहब के सामने आएंगे। फिर एसडीएम साहब क्या करेंगे, दोनों को सुनेंगे। हाँ भाई, पहले ए तू बता क्या बात है, अच्छा तेरा घर है, अच्छा तेरे पापा ने तेरे नाम पे बिल करवाई है, हाँ भाई बी तू बता, अच्छा तू छोटा भाई है तेरे नाम पे बिल करवाई है, अच्छा अच्छा अब आगे की बात बता,
जैसे किसी ने कोई किराए पे कोई ऐसी दुकान ले रखी हो, ए ने कह दिया जी मैंने बी से ये दुकान किराए पे ली थी, मैंने किराए पे ली थी 11 महीने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं और ये मेरे को निकाल रहा है, और ये रहा मेरे पास एग्रीमेंट, है ना। अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि 11 महीने के लिए मैं, बी ने लिख रखा कि 11 महीने के लिए मैं ए को दुकान किराए पे दे रहा हूं, लेकिन बी ने उसको 10 महीने में ही निकाल दिया, अभी यानी अभी तक 1 महीना बाकी है। तो अब आप क्या फैसला लेंगे? अगर आप एसडीएम साहब होते आप क्या फैसला लेते? अगर उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो तो भाई 1 महीने का हक है ना। तब वो सारे सबूत देखने के बाद, इन दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब क्या फैसला लेंगे? जो कागज बोल रहे हैं वही फैसला लेंगे कि भाई इसका 1 महीना और रहता तो ए को 1 महीने के लिए इस दुकान का पोजीशन और दे देते हैं, लेकिन 1 महीने तक अब इस दुकान के ऊपर ए का पोजीशन है, अब शांति बनाए रखो, मेरे को कोई लड़ाई नहीं चाहिए, आप दोनों की वजह से पड़ोसी तंग नहीं होने चाहिए। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब का तो एक ही टारगेट है कि शांति बनाए रखो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा है, जिस दिन ये बात मजिस्ट्रेट साहब के पास में आई है कि ऐसा ऐसा, जिस तारीख को मान के चलो 1 तारीख को आई है, 1 तारीख को ये बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने है कि उस जगह के लिए ऐसे ऐसे 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उस तारीख से 2 महीने तक, यानी कि 2 महीने पहले तक अगर वो बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने आती है और 2 महीने के अंदर अंदर अगर उसको निकाला गया है, यानी कि जिसका पहले कब्जा था अगर उसको निकाल दिया जाता है, तब पहले वाले को क्या माना जाएगा? उसका पोजेशन माना जाएगा। देखिए कैसे, सीधी सी बात यह, अगर 2 महीने के अंदर अंदर डिस्प्यूट दायर होता है ना, तो जिसका 2 महीने से पहले का जो कब्जा कर रहा था, 2 महीने पहले जो रन कर रहा था, उसी का ही पोजेशन माना जाएगा। सीधी सी बात ये है। देखिए कैसे, मान के चलिए ए है, ठीक है, ए को निकाल दिया, अब ए ने 2 महीने के अंदर अंदर जाके कह दिया जी ऐसा ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, और 2 महीने पहले उस दुकान पे मेरा कब्जा था, यानी कि 2 महीने पहले मैं उसको चला रहा था, ठीक है, मेरा कब्जा था। तो 2 महीने के अंदर अंदर अगर आके कह देगा, बता देगा, सारे एविडेंस दिखा देगा, तो उसी को वापस दे दिया जाएगा कि हाँ तेरा ही है भाई ये, और जब तक है, जब तक तेरे पास इसका ये विधि विरुद्ध सॉरी, जब तक तो कानूनी रूप से इसके पास में जो तेरे कागज पत्र, यानी कि जब तक तेरे पास में एग्रीमेंट है तब तक ये तेरा ही रहेगा, तब उसको दे दिया जाएगा। अब अगली बात ये कहता है कि अगर ये दोनों कह दें, ए और बी दोनों कह दें कि सर जी हमारा ये मैटर है ना, हमारा ये मैटर सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, यानी कि इस जमीन को लेके कोई किराए की दुकान का मैटर है या फिर कोई जमीन के टुकड़े का मैटर है, कोई मछली पालन का मैटर है, कि हमारा ये मैटर है ना सिविल कोर्ट में चल रहा है, आके ये बात एसडीएम साहब को बता सकते हैं दोनों, ठीक है, और वहां पे हमारा मसला चल रहा है, लेकिन पड़ोस में हो जाती है कई बार, तो मैं हो ही जाती है भाई, क्योंकि तारीखों पे जाते हैं वकील साहब, फिर कुछ हमको कुछ ऐसा करके देते नहीं है, तो गुस्सा आता तो एक दूसरे पे गुस्सा उतार देते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एसडीएम साहब क्या करेंगे, भाई अगर तुम्हारा मसला सिविल कोर्ट में चल रहा है ना, तो हल तो वहीं पे होगा, नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे सामने जो एविडेंस रखे हुए हैं, मैं उसके बिहाफ पे तुम लोगों को फैसला दे दूंगा, यानी कि इस कार्रवाई को मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाऊंगा? क्योंकि भाई ऊपर वाली कोर्ट में जब मैटर चल रहा है, मैं क्यों फिर आगे इसको लेके जाऊं? ये बात तो समझ गए ना। जब ऊपर वाली कोर्ट में तुम दोनों का मसला चल रहा है, तो फिर मैं इसको आगे कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी ड्यूटी ये है कि मैं मेरे एरिया में शांति बना के रखूंगा। तुम दोनों की वजह से मैं ऐसा कोई डिस्प्यूट मेरे पड़ोस में नहीं होने दूंगा, ऐसा कोई ब्रेक ऑफ पीस नहीं होने दूंगा, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तब मजिस्ट्रेट साहब आगे कार्रवाई नहीं करेंगे अगर उनका ऊपर वाली कोर्ट के अंदर यानी सिविल कोर्ट के अंदर अगर ऐसा मसला चल रहा हो। लेकिन जो भी उन दोनों के पास में एविडेंस है, उस एविडेंस को देखते हुए वो ऐसा फैसला दे देंगे कि फिलहाल पोजेशन किसका है, यानी कि फिलहाल जो एविडेंस देखे हैं और उसके अंदर लगा कि ए का पोजेशन है, तो ए को पोजेशन दे देंगे कि भाई जिस दिन तुम्हारा ऊपर वाली कोर्ट से फैसला आ जाएगा ना, उस जो फैसला होगा वो तो खैर मान्य होगा ही, अगर वो बी को पोजीशन देती है तो फिर बी का ही होगा, लेकिन जब तक ऊपर वाली कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ए का इसके ऊपर पोजीशन रहेगा, या फिर ए का जब तक एग्रीमेंट है तब तक इसका पोजीशन रहेगा। लेकिन अब तुम्हारा मसला तो ऊपर वाली कोर्ट में, लेकिन मेरे को चाहिए शांति, मेरा टारगेट एक ही है कि मेरे एरिया में बस शांति बना के रखो, तुम्हारा पर्सनल मैटर अब सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगा जैसा भी उनका होगा, ठीक है। अगली बात ये कहता है कि मान के चलो एविडेंस देखने के बाद एसडीएम साहब को पता लग गया कि भाई इनका दोनों का मसला सिविल कोर्ट में चल रहा है और फैसला भी वहीं पे होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो तो क्या पता 3 साल बाद हो, लेकिन मेरे को तो शांति आज बना के रखनी है ना मेरे एरिया के अंदर, वो तो उसकी ड्यूटी है। तब वो एक तरफा वो एविडेंस देख के क्या कर देते थे, फैसला दे देते थे। अब वो जिसके हक में फैसला दिया है वो फैसला कब तक रहेगा ये चीज बता रखी है, तो फैसला तब तक रहेगा जब तक उसके पास वो एग्रीमेंट है, यानी कि कानूनन हक जितना है। मान के चलिए ए ने बी से कोई दुकान किराए पे ले ली 12 महीने के लिए,
और 8 महीने बाद बी उसको निकालने लग गया, भाई तू निकल। अब ए के पास में एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि 12 महीने तक दुकान मेरी है, और उनका ये डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। सिविल कोर्ट में जब तक चल रहा है, जब तक वहां से फैसला नहीं आता, तब मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे क्या करते हैं, एसडीएम साहब उस कार्रवाई को रोक देते अपने एंड से कि भाई मैंने रोक दिया, लेकिन मैंने फिलहाल जो एविडेंस देखे है ना कि भाई इस बंदे का अभी तक 4 महीने का हक और है, तो मैं इसको 4 महीने रुकने का और ऑर्डर देता हूँ, यानी कि 4 महीने तक इसका हक रहेगा, अब तो इसको नहीं निकालेगा और ना ऐसी तुम लोग लड़ाइयाँ करोगे, क्योंकि उसने तो एविडेंस देखे। ऊपर वाली कोर्ट जो फैसला लेगी खैर वो लेगी, लेकिन फिलहाल तो मामला एसडीएम कोर्ट में है ना। अब इसकी जिम्मेदारी बनी, इसने अपनी ड्यूटी पूरी की। अब ये कहता है कि कब तक, तो कब तक पोजेशन रहेगा भाई, जब तक उस एग्रीमेंट में चीज लिखी हुई है, यानी कि जब तक वो एग्रीमेंट बोल रहा है, यानी कि जब तक कानूनी रूप से उसका हक है तब तक वो रहेगा ही रहेगा, और अगर उससे पहले सिविल कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो चीज मान्य होगी। ठीक है, मैटर हल। तो दूसरी बात इस सेक्शन में कहता है कि अब वो ऑर्डर कैसे देंगे मजिस्ट्रेट साहब, ए और बी दो तरह की बात बताता है। दूसरी बात ये कहता है कि अब जो ऑर्डर दिया है कि भाई बी तू टांग नहीं अड़ाएगा, ए का 4 महीने का हक और है, तू 4 महीने तक इसको और रुकने देगा, अगर इस बीच सिविल कोर्ट से कोई ऐसा तुम्हारा फैसला आता है तो वो चीज मान्य होगा, लेकिन मेरे को मेरे एरिया में शांति चाहिए, अब कोई रोड़ा रफ्ता नहीं चाहिए। अब ये बात उसको कहेगा कैसे, तो ये बात उसको वैसे ही कहेगा, ठीक है, यानी कि लिख के दे देगा। लिख के किसको दे देगा, ए को भी दे देगा, अरे बताया था ना, ए और बी दोनों के पास लिख के भेज देगा, और एक चीज जिस वहां पे डिस्प्यूट है वहां पे भी एक ऑर्डर चिपकवा देगा कि अब 4 महीने तक ए का हक इसी पे है। सही बात क्लियर। अगली बात ये कहता है कि अगर मान के चलो, अरे ये क्या खिचड़ी बन गई है, देखिए मान के चलते हैं ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट चल ही रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी जमीन को लेके, वाटर को लेके, और ए मर जाता है या बी भी मर जाता है, कौन सा ही मार दो, ए भी मर गया बी भी मर गया। अब भाई अब वो मैटर तो किसी के बीच में रहा ही नहीं, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, इन दोनों में से एक मार दो या दोनों को मार दो। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, जमीन के विवाद ऐसे होते हैं कि आदमी मर जाएगा पर जमीन का विवाद नहीं सुलझेगा, और जमीन के टुकड़े के लिए बहुत सारी लाशें बिछी भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे, बहुत बहुत बड़ा इतिहास है इस चीज़ का, हमारे इंडिया में तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है जमीन को लेके, कि जमीन के लिए तो लाखों करोड़ों सर कट चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बंदे मर गए तो क्या जमीन का विवाद सुलझ जाएगा, वो तो नहीं सुलझेगा। तो अब मैटर कहां जाएगा, अब जो इनके वारिस है वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पोजीशन के लिए यहां पे आ सकते हैं। अब मान के चलो ए का एक ही बेटा है, ए का एक बेटा, ये छोटा है अब ये चला जाएगा, बी का भी छोटा बेटा है बी, अब इन दोनों के बीच में वही सेम डिस्प्यूट कि मेरे पापा का हक था, मेरे पापा मर गया, इसने मेरे पापा को ये किया वो किया, अब वो मैटर भी यहीं पे आ गया एसडीएम कोर्ट। एसडीएम देखो एक बात समझ लो, इन सेक्शन के अंदर एसडीएम साहब को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही बात का लेना देना है कि भाई मेरे एरिया में ना मेरे को चाहिए शांति, मेरे को चाहिए पीस, बस तुम्हारा जो भी मसला है, तुम्हारा जो भी मैटर है वो मैटर करेगा सिविल कोर्ट हल, तुम्हारा जो जमीन का मैटर है, पर मेरे को चाहिए सिर्फ शांति। मैं उस चीज को लेके मेरे एरिया में कोई बंदा परेशान नहीं होना चाहिए तुम लोगों से, कि इन लोगों का तो हर दिन का काम हो गया। अब उनमें से अगर कोई मर गया तो उनके जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी आएंगे, तो वो कितने लोग आएंगे भाई, जितने भी है ना वो। अब इसके ए का एक ही बेटा तो वो एक भी आ सकता है, दो बेटे हैं दो भी आ सकते हैं, ए बी सी तीनों है तो तीनों भी आ सकते हैं, लड़की है तो वो भी आ सकती है कि मेरे पापा का ऐसा ऐसा हक था, तो मजिस्ट्रेट साहब सभी को बुला लेंगे, आ जाओ भाई। अगर जो मर गया वो तो खैर मर गया, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो आ जाइए, और अब उस मैटर को आगे के लिए लेके जाते हैं, यानी कि अब आगे वो खींचेगा मैटर, उसके रिस्पॉन्सिबल आ जाएंगे, और जिसका हक होगा उनको दे देगा मजिस्ट्रेट। लेकिन मैटर एक ही है कि भाई मेरे को शांति बनाए रखो, बस मेरे एरिया मेरे को शांति चाहिए। इससे अगली बात यह कहता है कि अगर वहीं पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो जल्दी खराब होने वाली हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जल्दी खराब होने वाली है, लाइक कोई फसल हो गई, अब फसल है, मान के चलो गेहूं का चावल का फसल है, ठीक है, अब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि इस फसल पे मेरा हक है, इस फसल के ऊपर मेरा हक है। इन दोनों का कोई पापा था एक्स, पापा मर गया, भाई पापा ने मरने से पहले से मेरे से प्रॉमिस किया था कि इस खेत की फसल ए तू ले लेना, बी इस खेत की फसल तू ले लेना। अब दोनों प्रॉमिस पे चल रहे हैं कि इसके ऊपर मेरा हक है, उसके ऊपर मेरा हक है ना। या फिर मछली का एग्जाम्पल ले लो, अब मछली है भाई, मछली को तो हर रोज डाइट भी चाहिए, और मछली अगर ज़्यादा दिन बड़ी होगी तो ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर वो नुकसान के लिए, यानी कि मछली पालन करते क्यों, बिजनेस है एक चीज़ का, तो उस चीज़ को वो खराब भी हो सकती है, गंदे पानी में नहीं रह सकती। अब उस चीज़ का और डिस्प्यूट चल रहा है। अब मछली पालन का बता देता हूँ, जैसे मछली पालन है, ए और बीच के बीच में डिस्प्यूट है,
तो ए कहेगा कि मैं क्यों केयर करूं, बी कहेगा मैं क्यों केयर करूं, क्या पता कल को कोर्ट किसके हक में फैसला दे दे। अब वो दोनों केयर नहीं करेंगे तो मछलियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी भाई, पानी सड़ जाएगा, पानी सड़ जाएगा तो फिर आसपास में बीमारियां फैल जाएंगी। तब ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, जो चीज ऐसे जल्दी खराब होने वाली है भाई उसको बेच दो, उसको बेचो, उसको बेच दो, बस सीधी सी बात ये है। और उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे वो मजिस्ट्रेट साहब अपने पास रख लेंगे। और जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसके पास उसके ऊपर ए का पोजीशन था या उसके ऊपर बी का पोजीशन था, वो सारी पेमेंट उसको दे देंगे। ले भाई ए, इसके ऊपर तेरा पोजीशन था तो ये ले भाई बी, इसके ऊपर तेरा पोजीशन था तो सारी पेमेंट तू ले। और ये पेमेंट आई कहाँ से, हमने तेरी प्रॉपर्टी बेच दी, नहीं बेचते तो खराब हो जाती, खराब हो जाती तो शायद नुकसान पहुंचा देती आसपास के और लोगों को, और आसपास के लोगों को परेशानी ना हो, यही एसडीएम चाहते हैं कि भाई मेरे एरिया में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे अगली बात ये कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई ये कहे कि सर हक तो मेरा है पर इस बात का एविडेंस सी के पास में है, या यही बात बी कहे कि हक तो मेरा है और इस बात का एविडेंस डी के पास में है, तो आप डी या सी से वो एविडेंस मंगवा लीजिए। तब मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, एसडीएम साहब क्या कर सकते हैं, उनसे वो एविडेंस भी मंगवा सकते हैं। उनको तो एक ही बात से मतलब है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे तैसे करके इनका ये मसला हल हो जाए और बस मेरे एरिया में शांति बनी रहे, बस चाहे एविडेंस यहां से मंगवाना पड़े या फिर यहां से मंगवाना पड़े। अब एविडेंस मंगवाने के लिए क्या करते हैं, सीआरपीसी सेक्शन 91 ये चीज तो सीख ही चुके हैं ना कि अगर किसी पुलिस को या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट को कोई एविडेंस चाहिए जो किसी बंदे के पास में है तो 91 के तहत भेज देते, भाई उस एविडेंस को लेके हमारे पास आ जा, तुरंत हाजिर हो जा। ठीक है, या फिर ऐसे किसी गवाह की जरूरत है तो वो चीज भी सिखा चुका हूं। अगली बात ये कहता है कि अगर इस डिस्प्यूट के चलते चलते क्या मजिस्ट्रेट साहब उनसे बॉन्ड भी ले सकते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं भाई। जैसे हमने सीआरपी सेक्शन 107 में सीखा था कि अगर किसी एसडीएम के एरिया में कुछ लोग ऐसे परिशांति भंग कर रहे हो, लोगों का जीना हराम कर रखा है, तब उनसे सिक्योरिटी ले लेंगे कि तुम आगे के लिए ऐसा पड़ोस में कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं करोगे कि जिससे ऐसी कोई लड़ाई नहीं करोगे जिससे पड़ोस के लोग तंग हो जाए, इस चीज की मेरे को सिक्योरिटी भी दो। तो 107 के तहत इनसे सिक्योरिटी भी ले सकते हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है कि भाई अगले 6 महीने के लिए तू मेरे को सिक्योरिटी दे, अगले 6 महीने के लिए तू भी मेरे को सिक्योरिटी दे, और 10-10 हज़ार की सिक्योरिटी दे, 20-20 हज़ार की दे, या फिर गारंटर दे, वो सारी चीज आपको सिखाई चुका हूँ पहले वाले सेक्शन के अंदर। तो ये बात कहता है जी, तो ऐसे एक्शन लेंगे, ऐसे उस मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो सीआरपीसी सेक्शन 145 समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। लेकिन इफ एनी केस ये मसला हल हो ही ना, यानी कि इनका सिविल कोर्ट में भी चलता रहे मैटर और अब एसडीएम के पास में भी आगे चलता रहे, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं ना जिससे क्लियर हो पाए कि एक्चुअल में पोजीशन किसका है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, और एसडीएम साहब तो सिर्फ चाहती है एक बात है कि भाई मेरे एरिया में बस शांति बनी रहे, बस चाहे पोजीशन किसी का हो, जिसका पोजीशन है उसको लास्ट में मिल जाएगा, पर मेरे को क्या चाहिए, बस मेरे को चाहिए शांति मेरे एरिया के अंदर। क्यों, बस अगर मैं शांति को कंट्रोल नहीं कर सका, अरे वो वाली शांति नहीं। देखो क्या कहता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, कि अगर जैसे हमने 145 में सीखा था कि अगर जिन लोगों के बीच में जिस प्रॉपर्टी को लेके, मान के चलो ए और बी के बीच में इस दुकान को लेके हल्ला चल रहा है कि दुकान मेरी है, दुकान के ऊपर मेरा हक है, इस चीज को लेके चल रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई एक्चुअल में पोजीशन है किसका, तब मजिस्ट्रेट साहब के पास में पावर है। कौन से मजिस्ट्रेट साहब के पास में, एसडीएम साहब के पास में पावर है। क्यों, क्या कर सकते हैं, उसको अटैच कर लेंगे, इसको कुर्क कर लेंगे कि भाई ये ना तेरी और ना मेरी, अब ये है हमारी, और ये हमारी जब तक है जब तक तुम दोनों का मसला हल नहीं हो जाता। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, लोकल लो बात, ओम फो। अब किस चीज की लड़ाई, तो इस चीज को क्या कर लेंगे, वो अपने पोजीशन में ले लेंगे, उसको कर लेंगे, उसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह फसल का ले लो, जैसे मैंने मछली पालन का बताया था, उस चीज, मछली पालन भी फसल ही होती है भाई, वो भी खेती ही होती है। ठीक है, अब उस चीज का एग्जांपल ले लो कि ये कह रहा है मेरा हक है, ये कह रहा है मेरा हक है, अच्छा, और जब उस चीज का कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला, तब एसडीएम साहब ने क्या किया, लो भाई ये ना तुम्हारी ना इसकी, ये हो गई है एसडीएम साहब की, यानी कि एसडीएम साहब ने उस तालाब को क्या कर लिया, अटैच कर लिया कि मछली पालन के ऊपर क्या है, एसडीएम साहब का कब्जा हो गया, सरकार का कब्जा हो गया। कब तक, जब तक ये तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता। और जैसे ही अगर उनको कोई ऐसा एविडेंस मिलता है और उस एविडेंस से पता लग जाता है कि ये चीज एक ही है, तो एक को वो चीज वापस कर दें, कौन सी, जो चीज अटैच की थी। या फिर ऊपर वाली कोई कोर्ट ऐसा फैसला दे देती है, कोई भी ऐसा कोई कैपेबल कोर्ट है जो उनकी सुनवाई कर रहा है, कोई सिविल कोर्ट है, अगर उसका फैसला आ जाता है कि भाई ये जो तालाब है ये बी का है
और वो तालाब फिलहाल एसडीएम साहब ने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, तब एसडीएम साहब क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, जा भाई ले जा इसको, जी ले अपनी जिंदगी, तब छोड़ देंगे। यानी कि अगर उनको बाद में अटैच करने के बाद में अगर उनका ऐसा फैसला हो जाता है कि वो एक्चुअल में है किसका, तो उसको दे देंगे, और या फिर ऊपर वाली कोर्ट से ऐसा फैसला आ जाता है कि वो बी की है या फिर ए की है, तो उस चीज को वापस कर देंगे। ठीक है, अब उस चीज के लिए वो क्या करेंगे, उस चीज के लिए अपॉइंट करेंगे रिसीवर भी। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर का जिक्र पहले भी आया था सीआरपीसी के अंदर, सिखाया था ना, जब भगोड़े की प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं तो एक रिसीवर को अपॉइंट कर लिया जाता है। रिसीवर को अपॉइंट कैसे करते हैं, सीपीसी ऑर्डर नंबर 40, और सीपीसी का एक सेक्शन था 51 और आई थिंक 91, है ना, उस 91 के अंदर बताई गई थी ड्यूटी वगैरह इसकी रिसीवर की। तो जब जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, अब उस प्रॉपर्टी की भाई केयर तो करना पड़ेगा ना, है ना। अब मजिस्ट्रेट साहब ने मछली पालन हो रहा था, उस तालाब को अटैच कर लिया, तो ऐसे थोड़ी अटैच करके छोड़ दिया, उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो उसकी केयर के लिए क्या अपॉइंट कर लिया, रिसीवर अपॉइंट कर लिया। अब रिसीवर कौन होता है भाई, तो कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसको एसडीएम साहब बना सकते हैं। एक केस दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट पे। इसके अंदर एसडीएम साहब ने क्या किया, तहसीलदार को ही बना दिया रिसीवर। ले भाई तहसीलदार, अब तेरी जिम्मेदारी है इस चीज, वो कोई प्लाट का मसला था, खैर ये तो खैर कोई प्लाट का मसला था कि भाई अब तहसीलदार साहब अभी आप रिसीवर हो, अब आपकी जिम्मेदारी इसकी केयर करने की। तो किसी को भी बना सकते हैं ऐसे रिसीवर। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 40 पढ़ लेना, या फिर 51 पढ़ लेना सीपीसी सेक्शन, या फिर 91 पढ़ लेना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मसला आपका। ठीक है, तो रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर सिविल कोर्ट ने पहले से ही रिसीवर को अपॉइंट कर रखा हो, तब तो उसी को ले लेंगे। अगर सिविल कोर्ट ने अगर कोई ऐसा रिसीवर अपॉइंट कर रखा है, तब एसडीएम साहब उसी को ले लेंगे। लेकिन अगर सिविल कोर्ट ने ऐसा कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं कर रखा, तब एसडीएम साहब भी क्या कर लेंगे, अपनी मर्जी से किसी रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसकी देख रेख के लिए, इसकी केयर करने के लिए। मसला क्लियर। लेकिन जैसे ही एसडीएम साहब ने किसी रिसीवर को अपॉइंट किया, किसी रिसीवर को ऐसे अपॉइंट कर लिया, और उसके बाद सिविल कोर्ट भी क्या कर देती है, किसी रिसीवर को अपॉइंट कर देती है, तो अब तो दो रिसीवर हो गए। तो अब कैसे, क्या दोनों केयर करेंगे, नहीं। तब जो एसडीएम साहब ने जिसको अपॉइंट किया था ना, तो एसडीएम साहब उसकी छुट्टी कर देंगे कि भाई तुम जाओ यार, सिविल कोर्ट ने जो रिसीवर भेज दिया ना, अब वो संभालेगा, और तुम्हारे पास जो इस केस की जो फाइल है, जो तुम्हारे पास जो ये सारी जो विषय वस्तु है, ये तुम अब उसको सौंप दो, इसके बारे में जो जो जानकारी है वो सारी तुम इसको बता दो, और तू जा जी ले अपनी जिंदगी। तो एसडीएम साहब ने जो रिसीवर अपॉइंट किया था उसकी छुट्टी, और जो सिविल कोर्ट ने जो बाद में अपॉइंट किया है वो अब इसकी केयर, यानी कि वो अब इसका केयर टेकर। ठीक है, या फिर कोई भी और ऑर्डर जो कानूनी रूप से सही हो, वो एसडीएम साहब इसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये कहता है ऐसे रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा और ऐसे अटैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ये पावर है 146 के अंदर। तो वो जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, वो प्रॉपर्टी अटैच ही तो की थी, अटैच के बाद ही तो रिसीवर आएगा 146 के तहत। तो ध्यान से पढ़ लेना उस केस को एक बार। 147। अब यहां भी डिस्प्यूट बता रहा भाई, डिस्प्यूट किस चीज के बारे में, कंसर्निंग किसके संबंध में, राइट। यहां पे बात बता रहा राइट के बारे में। यहां पे था अपने पोजेशन को लेके भी, इसमें मेरा हक, इसमें हक। यहां पे राइट ऑफ यूज, किसको यूज करने का अधिकार मेरा भी है। अब ये डिस्प्यूट, ये भाई, ये वो कहते हैं ये दुख खत्म ही नहीं होता। वो आजकल चला हुआ इंस्टाग्राम पे, ये दुख ही अलग है, ये दुख अलग है भाई। ऑफ लैंड ऑफ वाटर, वहीं पे वही जिक्र आ गया। देखो कैसे, देखो तालाब है, आपने देखा होगा, अगर आप गांव से हो तो अच्छे से समझ जाओगे, शहर से हो तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे, वो मेरी ड्यूटी है। देखिए तालाब देखा होगा, ए भाई ये तालाब है। तालाब के अंदर क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो पशु होते हैं, वो पानी पीते हैं। अब इस तालाब को किसी ने लीज पे ले लिया, भाई मैं यहाँ पे मछली पालन करूंगा, और गवर्नमेंट ने, गांव का सरपंच ने, या फिर अगर कोई शहर के अंडर में ऐसा कोई तालाब आता है तो नगर पालिका क्या करती है, उसको किराए पे दे देती है, आप यहाँ पे मछली पालन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मछली पालन तो कर सकते हो, लेकिन जो पशु है, जो एनिमल है, वो यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं, चाहे वो किसी के पर्सनल पशु हो या फिर ऐसे आवारा पशु हो। समझ में आ गई। अब जिसके वो पर्सनल पशु है, अगर वो यहाँ पे पानी पिलाने आता है और वो आदमी मना कर दे, भाई ये चीज मैंने किराए पे ले रखी हो, भाई साहब भैंस वाले, ये देखो भैंस बना देंगे, ओ बेटे ये ले भाई, भैंस बन गई ना। अब इस भैंस वाले को बोला इसने, ओ भाई साहब भैंस वाले चल हट, भाग यहाँ से। क्यों भाग, क्योंकि मैंने इसको किराए पे ले रखा है, भाई मेरी इसमें मछली पल रही है, मेरी मछली मर जाएगी अगर तेरी भैंस पानी पिएगी। तो तेरी भैंस अगर अंदर जाके ऐसे लोट पोट करेगी
तो मेरी तो मछलियां मर जाएगी ना। अब यहां पे बात आ गई यूज ऑफ राइट की, कि भाई यूज करने का राइट तो मेरा भी है, भले ही पोजेशन तेरा, पर राइट तो मेरा भी है। इसी तरह मंदिर का, जैसे मंदिर है, मंदिर को किसी ने किराए पे ले लिया, मंदिर को भी किराए पे लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग लेते हैं, जितने बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, इनके ठेके उठते हैं कि 1 साल के लिए ये मंदिर मेरा। अब यानी कि 1 साल के लिए उस मंदिर की केयर भी वही करेगा और जो डोनेशन आएगा उसके ऊपर कब्जा भी वही करेगा। तो ये सारी चीज होती हैं। अब भले ही उसका पोजेशन हो, लेकिन पूजा करने का तो सभी का अधिकार है। जो और लोग हैं, जो उस धर्म के जो लोग हैं, भाई उनका भी अधिकार है कि हम भी जाके अपना माथा टेके, भाई उनकी भी श्रद्धा है, यानी कि यूज करने का अधिकार है। वहां पे किस बारे में, लैंड और वाटर के जिक्र वही है, लैंड और वाटर, लेकिन यहां पे बात हो रही है यूज ऑफ, राइट ऑफ यूज के बारे में, कि भाई यूज करने का हमारा अधिकार है, बेशक पोजेशन तुम्हारा हो। तब वो डिस्प्यूट कैसे हल करवाएंगे, तब वो हल भी वैसे ही करवाएंगे जैसे पहले करवाया था। पहली चीज तो जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उसके पास में सम्मन भेज देंगे कि भाई तुम दोनों को फलाने तारीख को हाजिर होना है, और तुम दोनों ऐसे ऐसे तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है, जो भी गवाह है, वो साथ तुम अपने लेके आ जाना। दूसरी बात फिर वही, जैसे ही वो सम्मन पे आए फिर उन दोनों को सुनेंगे कि भाई दिखाओ अपने अपने एविडेंस दिखाओ। और सुनने के बाद तीसरी बात फिर वही, सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई इस बंदे ने तो पूरे कोई लीज पे ले रखा था और लीज के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इसके सिवाय अब इसको कोई और यूज नहीं करेगा, तब पोजेशन इसका आ गया, है ना। तब तो पोजेशन जो भी, देखो सुनने के बाद वही जो हमने 145 के अंदर सीखा था, वही सारी चीज कि पहले उनके पास सम्मन भेज देगा, सम्मन के बाद फिर उन दोनों को सुनेगा, एविडेंस देखेगा। अगर उन सुनने के बाद, एविडेंस देखने के बाद उनको पता लगा कि इस बंदे ने जो मंदिर को लीज पे लिया है ना, तो उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ कि इसको यूज भी सिर्फ मैं अकेला ही करूंगा, कोई और यूज नहीं कर सकता। अब इस बात के लिए तो अब इसको यह अकेला यूज करेगा, अभी और लोग यूज नहीं कर सकते। इस तालाब के बारे में भी ऐसा एग्रीमेंट है, इस तालाब को भी अकेला यूज करेगा, कोई और यूज नहीं कर सकता, तभी अकेला यूज करेगा। लेकिन अगर उस चीज को 1 साल के अंदर अंदर पहले यूज किया जा चुका था, यानी कि हर साल उस चीज का यूज हो रहा है, यानी कि ये आदमी इसको पहले से यूज कर रहे थे, इस तालाब को, ये इंसान पहले से मंदिर को यूज कर रहे थे, और लास्ट 3 मंथ से लास्ट 3 मंथ से अभी तक इन्होंने इस चीज को यूज नहीं किया, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर वही बात आ गई। 3 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, ये बात एसडीएम साहब के पास में आई है, और लास्ट 3 महीने से इन लोगों ने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, तब वो यूज करने से इसको नहीं रोक सकते। एसडीएम साहब इनको हक देंगे, भाई आप इसको यूज कर सकते हो, आप इस मंदिर को त्योहार पे यूज कर सकते हो, आप ऐसे मौसम में, ऐसे अवसरों पे इस चीज को यूज कर सकते हो, तब उनके ऊपर ऐसी अड़चन पैदा नहीं करेंगे। अगर लास्ट 3 महीने से उन्होंने ऐसा का यूज नहीं किया हो और हर साल अगर उस चीज को यूज करते हो, तो यानी कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो। तब अगली बात ये कहता है कि मान के चलो मजिस्ट्रेट साहब के पास में डिस्प्यूट आ गया, डिस्प्यूट आ गया 145 के अंदर, है ना, मान के चलो डिस्प्यूट था, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्यूट आ गया इस चीज को लेके 145 के अंदर, लेकिन इनकी सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि ये मैटर 145 का नहीं है, ये तो मैटर 147 का है, तब 147 के अकॉर्डिंग इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर ये मैटर आ गया 147 के अंदर और इनको सुनने के बाद लगा कि भाई ये 147 का मैटर नहीं है, ये तो 145 का मैटर है, यानी कि राइट ऑफ यूज का मैटर नहीं है, तब ये पोजेशन का मैटर है, तब इसको 145 के अंदर इसकी कार्रवाई, यानी कि करनी तो मजिस्ट्रेट साहब को ही है, और मजिस्ट्रेट साहब ये कार्रवाई करते क्यों, ताकि उस एरिया में शांति बनी रहे। क्लियर। अगली बात ये कहता है, अगली बात ये कहता ही नहीं है, अगली बात बताता है लोकल इंक्वायरी की, कि लोकल इंक्वायरी उस चीज की कैसे करेंगे। तो कोई भी डीएम एसडीएम को कह के, और कोई भी एसडीएम अपने सबऑर्डिनेट एसडीएम को कह के, किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कह के कि आप जाके वहां पे इंक्वायरी कीजिए, जहां पे मसला चल रहा है आप जाके वहां पे इंक्वायरी कीजिए कि क्या ये बात सही है, यानी कि जो डिस्प्यूट चल रहा है वो सही है, और वहां से अगर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिलता तो वो एविडेंस भी लेके आइए। ठीक है। अब वो देंगे कैसे, वो रिटर्न में देंगे, लिख के देंगे कि आपको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप वहां पे जाके ऐसे ऐसे इंक्वायरी कीजिए, इस मसले के बारे में इंक्वायरी कीजिए, और आपको जाना कहाँ पे, वो एड्रेस भी मेंशन कर दिया जाएगा कि वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो लिखित में, रिटर्न में क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर दे देंगे, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, जा भाई जा भाई जा भाई। ठीक है। वो बंदा जो गया है वो फिर क्या करेगा, वो उसकी इंक्वायरी जो उसने की है वो उसकी क्या बना देगा, एक रिपोर्ट बना देगा, रिपोर्ट बना के देगा, और उस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की है, उस चीज को एविडेंस माना जाएगा, वो बात कितनी सच्ची है फिर कितनी झूठी है। अब वो जो बंदा गया है, जो भी मजिस्ट्रेट गया है इंक्वायरी करने के लिए, उसका खर्चा पानी कौन देगा, खर्चा तो लगेगा ना, खर्चे वाली बात तो हमने पहले भी सीखी थी। अब खर्चा देगा कौन, है ना। खर्चे की बात तो रिलीफ एक्ट के अंदर भी बताई गई है। अगर दो पक्षों के बीच में ऐसे चल रहा हो और उस बीच में अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, या फिर इंक्वायरी करने के लिए अगर किसी
थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया जाता तो उसका खर्चा देगा कौन? रिलीफ एक्ट के अंदर भी बात बताई गई है। तो उसका खर्चा कौन देगा? ये बात भी वो एसडीएम डिसाइड करेगा या फिर वो डीएम डिसाइड करेगा जिसने वो ऑर्डर दिया है, वो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। वो लिख देगा कि जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था तो उसका जो सारा खर्चा वो ए उठाएगा, या फिर उसका ए भी 50% खर्चा उठाएगा और बी, यानी कि आधा आधा, यानी कि 10,000 रुपये खर्चा लगा तो 5,000 ए उठाएगा, 5,000 बी उठाएगा, या फिर सारा का सारा खर्चा ए उठाएगा या सारा का सारा खर्चा बी उठाएगा, या फिर रेशो में भी कर सकता है कि भाई 60-40, ये लो भाई 4,000 तू 6,000 तू, तो वो चीज़ भी ये चीज़ डिसाइड करेंगे। तो ये कहता है जी आपका 148। तो सीआरपीसी सेक्शन 145 से लेके 148 तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर कहता हूँ एसडीएम साहब को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि मेरे एरिया में शांति बना के रखो बस। तुम्हारा जो भी मसला है, तुम्हारा जो भी पर्सनल मैटर है वो तुम जाके सिविल कोर्ट में अपना शांति से हल करो कि किसका हक है किसका हक नहीं है, पर मेरे को डिस्प्यूट नहीं चाहिए भाई। मेरे तुम लोगों के कारण मेरे को पड़ोसी तंग नहीं चाहिए। बस शांति बना के रखो। और शांति बनाने के लिए कैसे एक्शन लेंगे, कैसे प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, उस अटैच प्रॉपर्टी के लिए कैसे रिसीवर को अपॉइंट करेंगे, अगर वहीं पे बात राइट ऑफ यूज की हो तो वहां पे कैसे मसला हल करेंगे, वो सारी चीज सीख ही चुके हैं। 145 समझ में आ गया तो 147 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इन दोनों में तो दिक्कत है ही नहीं। तो सीखते हैं 149 पुलिस की पावर, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।